So hello students, now today I have started the next lecture of the some basic concept of chemistry, that is law of chemical combination. बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर्स और आप लोग की डिमांड पर हमने पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग क्या चीज़, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपके 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड आपस में कैसे जुड़ते हैं, कौन से लॉज होते हैं जो उनको गवर्न करते हैं, वो 5 लॉज से गवर्न होते हैं। कौन कौन से? एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एवोगैड्रो लॉ। ये 5 लॉज हैं जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला टॉपिक है इसमें आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप नोट करिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इनमें से कुछ लॉज हैं बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो पहला टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction, nor destroyed in a chemical reaction, in a chemical reaction. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed in a chemical reaction. ठीक है, it means that the mass of reactant and product is same. ये देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले H2 plus O2 gives us what, H2O. ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम लोग इसको बैलेंस कर दें तो यहाँ पास 2 हो जाएगा, यहाँ पास 2 हो जाएगा, यहाँ पास बेटा क्या है, रिएक्टेंट, क्या है, रिएक्टेंट, और यहाँ पास क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट। अगर हम लोग रिएक्टेंट को देखेंगे तो रिएक्टेंट का अगर हम लोग मास लेंगे, रिएक्टेंट का मास लेंगे तो ये देखो बेटा यहाँ पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, यहाँ पास जो हाइड्रोजन का मास आएगा 2H2 का वो आएगा 4। ठीक, और O2 का मास अगर हम लोग निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा 32, कितना हो जाएगा बेटा 32। तो दोनों का अगर सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, कितना आ जाएगा 34 ग्राम। ठीक है, तो ये मास हुआ किसका, आपका रिएक्टेंट का। आओ हम लोग प्रोडक्ट के मास की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्ट की मास की बात करेंगे तो प्रोडक्ट में H2O है, देखो H2O और आगे कोफिशिएंट में क्या है 2, तो H2O का मास जब कैलकुलेट करोगे तो 18 आएगा। ठीक है, और जब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, 1 मिनट, ये बेटा 36 होगा। ठीक, यहाँ पास ये देखो H2O का मास कितना होता है 18, और इसका जब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 36 ग्राम। ठीक है, तो देखो आपका रिएक्टेंट का मास भी 36 ग्राम है और प्रोडक्ट का मास भी क्या है 36 ग्राम। आ रही बात समझ? तो यहाँ पास मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस सेज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड not destroyed in a chemical reaction, it can be changes from one form to another form. ठीक है, और कोई अगर आपको एग्जांपल लेना है, आप एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो और लिखने के बाद आप रिएक्टेंट का मास निकालो और प्रोडक्ट का मास निकालो, आप देखोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बेटा सेम होगा। ठीक है, तो ये कौन गवर्न करता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ जो है ये हमारे बहुत ही हमारे फेमस साइंटिस्ट एंटोनी लेवाइजियर ने दिया था। ठीक है, 1789 में। कब दिया था, एंटोनी लेवाइजियर ने 1789 में दिया था। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप एक लाइन में नोट करके पॉइंट लिखोगे। ठीक है, एक लाइन में पॉइंट नोट करके लिखोगे, दिस लॉ वाज गिवन बाय व्हाट, किसने दिया था, एंटोनी लेवाइजियर। एंटोनी लेवॉइजर सर ने दिया था। ठीक है, कब, 1789 में। कब, 1789 में
बाय हिज एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, देखो बहुत सारे आपके फिलॉसफी भी दी जाती है केमिस्ट्री में, ठीक है ना, लेकिन जो आपके फादर एंटोनी लेवोइजर थे वो उन्होंने बाय एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट्स अपना ये लॉ दिया था। ठीक है, अब एंटोनी लेवोइजर के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे साइंटिस्ट के दिमाग में कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही है तो आपके कैसे, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स को आगे बढ़ाया जाए तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन बेसिक लॉस को देखते हुए आपका जो नेक्स्ट लॉ आया वो क्या था, आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, कौन कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, गे-लुसेक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और क्या चीज बेटा, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट लॉ की ओर बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या चीज बेटा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिएगा केयरफुली, द नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या चीज, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आइए देखते हैं जो सेकंड लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा कहता है कि कैसे हमारे अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी भी रिएक्टेंट के बढ़ते चले गए, कैसे हमारे नंबर ऑफ मोल्स किसी भी रिएक्टेंट के अगर बढ़ते चले गए तो हमारा जो रेशियो है, ठीक है, रिएक्टेंट का वो कांस्टेंट रहेगा। क्या चीज, रेशियो रिएक्टेंट का क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पहले और लॉ लिख लेते हैं कि लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two elements can combine to form, if two elements can combines to form more than one compound, more than one compound, more than one compound, then masses of elements that combine, then masses of elements that combine with a fixed mass, that combines with a fixed mass, that combines with a fixed mass of other element are in the small whole numbers, ठीक है, तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या चीज, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, then masses of elements that combine with a fixed mass of other element are in the small whole number। ठीक है, इस लॉ को बेटा डाल्टन ने दिया था 1803 में। कब दिया था, डाल्टन ने दिया था 1803 में। ठीक है ना, तो आज देखते हैं हमारा एक सिंपल होल रेशियो का कंटेंट। और चलो हम लोग यहाँ पास पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इस लॉ को समझने के लिए। देखो, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे तो आप जानते हो H2 plus half O2 gives us H2। देखो, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा। ठीक है, H2 plus half O2 gives us H2, सही है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मैंने क्या कहा, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए तो जो मासेस है दैट कंबाइंस विद फिक्स मास से जो कंबाइन होता है वो आपका क्या होता है, सिंपल होल रेशियो में रहता है। तो यहाँ पास आप चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ पास कितना है बेटा, यहाँ पास अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 2 1 2, ठीक है, कितना ग्राम बेटा, 2 ग्राम। ठीक, ऑक्सीजन की बात करोगे तो देखो ये कितना हो गया, 16 2 32, 16 2 कितना 32, और 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा
कितना आएगा बेटा, यहाँ पास 16 ग्राम। सही है। तो यहाँ पास ऑक्सीजन का मास कितना है आपका, ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम और हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम। और इसमें हम लोग कोफिशिएंट ऐड करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट बिकम्स 2H2, ठीक है। इट बिकम्स व्हाट O2 एंड इट बिकम्स व्हाट, बोलो 2H2, नहीं सॉरी, हाँ इट बिकम्स व्हाट 2H2, ठीक है, यही तो होगा ना। और बेटा अब देख लेते हैं यहाँ पास फिर से रिएक्टेंट को लो। देखो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, यानी मैंने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए, किसके, रिएक्टेंट के। और जाहिर सी बात है जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का भी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। और हमने अगर यहाँ पास 1 मोलर का रिएक्टेंट था, मैंने उसको 2 मोलर बनाया, तो आपका प्रोडक्ट आपका ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पास ये देखो फिर से रिएक्टेंट को उठाओ, यहाँ पास अब रिएक्टेंट कितना है 4 ग्राम, सही है ना। देखो कितना है बेटा, 2 2 जा 4, 2 और 2 2 जा 4। अब यहाँ पास ऑक्सीजन कितना है बेटा, ये रहा आपका 32 ग्राम, ठीक। अगर यहाँ पास सिंपल होल रेशियो निकालोगे, अच्छा यहाँ पास सिंपल होल रेशियो मैंने अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा 1:8, और यहाँ पास मैंने अगर 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा 1:8, ठीक है ना। तो अगर सेम रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो भले ही नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते चले जाए, यानी मल्टीप्लाई होते चले जाए, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब मल्टीप्लाई होते चले जाए, तो आपका इसका जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, जो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन का रेशियो होता है, ठीक है बेटा, ठीक। तो यहाँ पास अब नोट करके लिख लो, अगर एग्जाम्पल समझ में आया हो तो नोट करके लिख लो कि दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। ये लॉ किसने दिया था, यहाँ पास लिख लो, चाहे नोट करके आप लिखोगे दिस लॉ was given by सर डाल्टन in 1803। कब दिया था इसको बेटा, 1803 में दिया था। दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो उनका रेशियो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या चीज, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आइए लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मैंने कहा ये जितने भी लॉज दिए गए थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, ये सब आपके एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट थे, मतलब बाय एक्सपेरिमेंट ये सारे लॉ दिए गए। कई सारे कंपाउंड्स, कई सारे आपके एलिमेंट्स पर, कई सारे केमिकल रिएक्शन पर इनको क्या किया गया, इनको जज किया गया और फिर बाद में इस लॉ दिया गया, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या चीज, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आप पहले लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर स्टेटमेंट लिखकर आप लोग को क्लियर कराते हैं कि कैसे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कैसे किसी एग्जांपल पर काम करेगा और होता क्या है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है, इट स्टेट्स दैट इट, क्या चीज बेटा, इट स्टेट्स दैट compound, given compound always contains exactly the same proportion of element, exactly the same proportion of elements by weight, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन क्या बोला मैंने कि इट स्टेट्स दैट गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स
एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, यानी अगर कोई सेम कंपाउंड दिया गया होगा, ठीक है, तो उस सेम कंपाउंड के लिए जो आपका रेशियो का प्रोपोर्शन होगा एटम का वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। इसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था बेटा 1806 में, ठीक है। तो लिख लो पहले, इट वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट एक फ्रेंच केमिस्ट थे, जोसेफ प्राउस्ट इन 1806। कब दिया था बेटा, 1806 में दिया था, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो सैंपल लिए थे क्यूप्रिक कार्बोनेट के, किसके, ही ऑब्जर्व, इन्होंने दो सैंपल लिए थे, तो लिख लो यहाँ पास ही ऑब्जर्व टू सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्या चीज, क्यूप्रिक कार्बोनेट, ठीक है, जिसमें एक जो था वो सिंथेटिक था और एक नेचुरल फॉर्मेट का था, यानी क्यूप्रिक कार्बोनेट का दो सैंपल लिया, वन इज ऑफ नेचुरल और दूसरा वन इज ऑफ व्हाट, सिंथेटिक फॉर्मेट। क्या था आपका बेटा, सिंथेटिक का था। तो अब इन्होंने क्या किया, क्यूप्रिक कार्बोनेट को लेकर इन्होंने एलिमेंट्स लिखे और एलिमेंट्स का एटम का रेशियो निकालना शुरू कर दिया, ठीक है ना। कैसा था, एक आपका नेचुरल था, ठीक है, और एक क्या था आपका सिंथेटिक था, ठीक है, जिसमें अच्छा क्यूप्रिक कार्बोनेट में क्या क्या होंगे बेटा, कॉपर होगा, कार्बन होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है, क्या क्या होगा, कॉपर, इसको मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक। तो ये देखो इन्होंने जब क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट में आपका इस तरह से इन्होंने टेबल बना ली और अपने डाटा को ऑब्जर्व करने लगे, ये देखिए यहाँ पास ये क्या था, ये आपका कंपाउंड क्या था, क्यूप्रिक कार्बोनेट, एक क्या था, नेचुरल था, दूसरा क्या था बेटा, सिंथेटिक था, ठीक है, जिसमें इन्होंने परसेंटेज ऑफ कॉपर निकाला, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला और परसेंटेज ऑफ क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाला, ठीक है। क्यूप्रिक कार्बोनेट में यही तीनों तो होंगे, ठीक है। और जब इन्होंने परसेंटेज निकालना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि तीनों का रेशियो, तीनों का परसेंटेज, वो चाहे सिंथेटिक था और वो चाहे आपका नेचुरल था, तीनों में क्या आया था, सेम आया था। कॉपर का 51.35 था, दिस इज 9.54%, ठीक है, एंड दिस इज 18.91, दिस इज 9.74, ठीक है। तो नेचुरल का निकाला तो परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन इतना आया, और जब ये सिंथेटिक का निकालने गए तब भी यहाँ पास परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, सेम आया, ठीक है। तो इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने फिर इस तरह के कई सारे आपके एलिमेंट्स लिए, कई सारे आपके कंपाउंड्स लिए, और उन कंपाउंड्स को लेकर एक आपका सिंथेटिक लिया, एक आपका नेचुरल लिया। हर बार जब वो चेक कर रहे थे जो एटॉमिक परसेंटेज था वो हर बार क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। तो इन्होंने तभी आपका ये लॉ दिया और उसमें बोला कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज बेटा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या चीज, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नाउ वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ एवोगैड्रो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गे-लुसैक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ हमारा लास्ट लॉ है, ठीक है। इसको लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं बेटा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, ठीक है। तो आओ अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या चीज, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। क्या चीज, इसको नोट करते चलिएगा, आपको नोट्स आपको प्रॉपर बनानी है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम।
ठीक है, आप देखो इन्होंने पहले से कहा क्या चीज, गैसेस वॉल्यूम, और गे लुसैक एक आपके केमिस्ट थे, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है ये लॉ किसने दिया होगा, ये लॉ आपके गे लुसैक ने दिया होगा। और गे लुसैक ने कहा, गे लुसैक ने पहले कब दिया ये देख लेते हैं। दिस लॉ was given by Gay-Lussac in 1808, ठीक है। गे-लुसैक ने इस लॉ को कब दिया बेटा, 1808 में दिया, ठीक है ना। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बाय हिज ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पास लिख लो, ही ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्वेशन करके इन्होंने ये लॉ दिया था। इस वजह से इन्होंने अपने लॉ में लिखा, ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोडक्ट, व्हेन गैसेस कंबाइन, जब गैसेस आपके कंबाइन करेंगे और आर प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और आर प्रोडक्ट in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure, देखो बेटा, ठीक है, क्या बोला उन्होंने, बोला when gases combines और आर प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जब या तो गैसेस कंबाइन करेंगे या तो कोई प्रोडक्ट होगा किसमें, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, और आर प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो, वो इस तरह से कंबाइन होंगे या इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा किस रेशियो में, एक सिंपल रेशियो में बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैस एट अ सेम टेम्परेचर। अब आप देखो यहाँ पास ये गैसेस लॉज बोला है, तो जाहिर सी बात है गैसेस लॉज में यहाँ पास ये गैसेस की बात कर रहे होंगे, तो इन्होंने गैसेस वॉल्यूम पर ही बात किया था, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जितने लॉज दिए जा रहे थे वो सब आपका गैसेस पर अप्लाई नहीं किए गए थे। तो इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने गैसेस लिया था, ठीक है, और गैसेस में इन्होंने देखा कि अगर हाइड्रोजन, लेट अस सपोज एक एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इन्होंने लिया और क्या बनाया बेटा, वाटर बनाया हो, सही है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर इन्होंने क्या बनाया होगा, वाटर बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पास इन्होंने इसको 100 ml लिया और इसको कितना लिया, 50 ml, कितना बेटा, 50 ml, और यहाँ पास जो वाटर बना वो कितना बना, 100 ml का, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो, ये 100 ml आपका क्या है, ये आपका यहाँ पास अगर 100 और 50 का रेशियो निकालोगे तो दिस बिकम 2:1, क्या होगा, 2:1 होगा, ठीक है। तो यानी जब इन्होंने इसका रेशियो कंबाइन किया तो रेशियो कंबाइन में तो ये 2:1 ही आया, लेकिन यहाँ पास जो वाटर का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, वाटर का जो कॉम्बिनेशन था यानी जो प्रोडक्ट था वो आपका कितना था, आपका 100 ml था। आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ 100 ml मिला और यहाँ 50 ml मिला, तो वाटर यहाँ पास कितना बनना चाहिए, 150 ml, है ना, तो ये 150 ml ना बनकर ये कितना बना था, प्रोडक्ट 100 ml बना था। इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम कंबाइन हुआ था वो एक फिक्स रेशियो में होकर उसको उसने क्या दिया, आपका प्रोडक्ट दिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पास आपका ये था आपका गे-लुसैक लॉ ऑफ gaseous volume, ठीक है। नाउ वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ अभी हम लोग कुछ दिन लास्ट टॉपिक में पढ़े थे। जब लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो वह एवोगैड्रो लॉ ही था जिसमें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ाया था, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बेटा,
मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो लिखो क्या चीज़, एवोगैड्रो लॉ। क्या चीज़, एवोगैड्रो लॉ। तो इसको बिठा रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या बेटा, एवोगैड्रो लॉ। देखो अगर हम लोग एवोगैड्रो लॉ की बात करेंगे, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ की बात करेंगे तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स। बात किए थे हम लोग। तो इन्होंने पहली बार अपना लॉ कब दिया था, इन 1811। कब दिया था, 1811। एवोगैड्रो by his experiment states that equal volume of elements or compounds always contains equal number of मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, इक्वल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स उनका क्या होता है, सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल याद है मैंने अगर तुमको एक कुछ, यानी अगर हम लोग वन मोल ऑफ, अगर मान लो H2, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोड़ो इसको। जैसे यहाँ पास हाइड्रोजन है, ठीक है, या मान लो CH4 है। तो CH4 आपका कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, इसको हीट करने पर, ठीक है। और यहाँ पास अगर मान लो H2 है, H2 भी आपका प्रोडक्ट दे रहा है इसको हीट करने पर, ठीक है। यहाँ पास ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। तो यानी 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमने याद हो, हमने कहा था दोनों में हम लोग क्या मानेंगे, 1 मोल मानेंगे। और 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल अगर ऑफ CH4 लिखेंगे तो ये भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पास कितने गिने जाएंगे, 6.002 into 10 की पावर 23। और यहाँ पास 1 मोल ऑफ H2 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पास भी ये कितना होगा, 6.022 into 10 की पावर 23। ठीक है, अगर हम लोग इसको गैसेस टर्म में लेंगे, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ CH4 हम लोग कितना लेंगे बेटा, 22.4 लीटर। कितना, 22.4 लीटर। और अगर हम लोग इसको 1 मोल ऑफ H2O लेंगे बेटा तो ये भी कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या था, ये आपका मास का टर्म था और ये किसका टर्म था, आपका वॉल्यूम का टर्म था। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो एवोगैड्रो ने कहा था, ठीक है, एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि व्हेन गैसेस आर कंबाइंड या व्हेन एलिमेंट्स, ठीक है, when gases are combined, ठीक है, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। ठीक है ना, इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टिंक्शंस को शो किया था। ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज, लास्ट लॉ, जिसको हम लोग ने क्या कहा, एवोगैड्रो लॉ का। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर से हमारे कई सारे टॉपिक्स हटाए गए हैं जो कि बहुत अच्छे टॉपिक्स थे, ठीक है ना, पढ़ने के लिए, जो कि आपके IIT JEE और नीट का सिलेबस कंप्लीट करके ले जाते थे। तो चलिए देखेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक तुम्हारा रिड्यूस हुआ है उसको हम पढ़ते चलें, इसलिए ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर हो सको, बाद में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी लाइव क्लास जब चले तो अगर आपके पास किसी कारण से लिंक ना पहुंच पाए या आपकी लिंक ओपन ना हो तो आप लाइव क्लास के लिए अपने आप आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।